रिलेटेड एंड जो नेचर में नहीं है, मतलब हमारे अर्थ पे नहीं है लेकिन सराउंडिंग में है, उससे रिलेटेड कुछ बातें हमें मालूम हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम कुछ देखेंगे हमारे सराउंडिंग में क्या क्या होता है, तो जैसे कि जो कुछ भी हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, क्या क्या प्रेजेंट है, जैसे कि अभी कुछ तो आ रहा है, क्या ये सोलर सिस्टम है का गैलेक्सी है, क्या है ये यूनिवर्स है, क्या है यूनिवर्स है। अब यूनिवर्स मतलब क्या होता है, देखो हमारा वर्ल्ड मतलब कौन होता है, आयोडील नहीं, हमारा वर्ल्ड मतलब कौन होता है, हमारी अर्थ होती है। कौन होता है, हमारी अर्थ होती है। हमारी अर्थ 7 प्लैनेट्स, एक डॉर्क एंड सन, इनको मिला के बनती है हमारी सोलर सिस्टम। हमारी सोलर सिस्टम को कंबाइन करने वाली लैक्स ऑफ सोलर सिस्टम जिसमें प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं गैलेक्सी, आकाशगंगा, है ना। एक आधा क्लियर स्काई में ऐसे दिखता है ना, आकाशात नदी बहते, ठीक है, दैट इज नथिंग बट गैलेक्सी। एंड ऐसी लैक्स ऑफ गैलेक्सी कंबाइन करके बनता है हमारा यूनिवर्स। क्या बनता है हमारा यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिवर्स है। तो स्टार्ट से जब से हमें समझने लगा है तब से हमें इसके अबाउट क्यूरियोसिटी है कि ये यूनिवर्स में क्या होगा, यूनिवर्स कैसा होगा। हमारी तो अर्थ है, जैसे टाइम टू टाइम 2-4 वर्ष झाले एलियन रिलेटेड एक आधी मूवी आती है, फिर कुछ तो न्यूज चलती है ना, कि हमको छोड़ के भी यूनिवर्स में और कोई प्रेजेंट हो सकता है। तो इस तरह से स्टार्ट से ह्यूमन बीइंग को जो है बेसिकली हमारा जो सराउंडिंग था इस रिलेटेड क्यूरियोसिटी थी। अभी आ गई हमारी अर्थ जिसके ऊपर हम रहते हैं। फिर ये अर्थ में पूरा यूनिवर्स छोड़ के अर्थ के ऊपर अगर फोकस करेंगे तो अर्थ में एक्चुअल में क्या क्या है, अर्थ कैसी बनी है, ये कैसे पॉसिबल है कि हम अर्थ के ऊपर रहते हैं। जैसे कि अभी थोड़ा बहुत नॉलेज हमें आ चुका है, हम ये स्टार्ट से देखेंगे तो पहले लोगों को मालूम नहीं था। जैसे आपको गैलीलियो के बारे में मालूम होगा, क्या हुआ था गैलीलियो के साथ, उसको जिंदा जलाया गया था, मालूम है, नहीं माहिती, हाँ पृथ्वी गोल है, ऐसे ही था। जैसे मैंने कल बोला ना, चेस का गेम है, हम कंक्लूजन्स बनाते हैं, करेक्ट हो भी सकता है नहीं तो रॉन्ग भी हो सकता है। तो गैलीलियो के टाइम से पहले जो भी रिलीजियस हेड थे, रिलीजियस हेड करतो धर्मगुरु, उन्होंने लोगों को ऐसे बोला था कि जो हमारी अर्थ है वो फ्लैट है। कैसी है, फ्लैट है, सपाट है। एंड हमारे अर्थ के सराउंडिंग में सन क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहा है। बट ये गैलीलियो ने टेलीस्कोप का इन्वेंशन करके ये सारी बातें ऑब्जर्व की, और ऑब्जर्व करने के बाद उसने बोला कि ये जो बोल रहे थे वो सच नहीं है। इसका मतलब ये बड़े बड़े रिलीजियस हेड जो है इनको यही मालूम नहीं है कि हमारी अर्थ फ्लैट है या स्फेरिकल है। इसका मतलब ये एक बात झूठ बोल रहे हैं, मतलब सारी बातें झूठ बोल सकते हैं। एंड इसके ऊपर से उनका ईगो हर्ट हो गया और उन्होंने बोला कि क्या करतो है, धर्मद्रोह करतो है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, मृत्युदंड देना पड़ेगा। और उसको क्या किया था, फिर जिवंत जाळण्याची शिक्षा दिली थी। ऐकला असेल, व्हेरी गुड, जास्त टेंशन घेऊ नका, ठीक है, ऐसे कुछ तो हुआ था। फिर आगे जाके हमने अर्थ, हमारा जो यूनिवर्स है उसकी जो सराउंडिंग है उससे रिलेटेड फिर और डिस्कशन किया। ये क्या दिख रहा है अभी, ये जो व्हाइट पोर्शन आप देख रहे हो, इट इज गैलेक्सी। एंड ये गैलेक्सी की सराउंडिंग में ये कुछ दिख रहा है, ये क्या है, अनदर गैलेक्सी। जैसे यहाँ पे भी दिख रही है, ये क्या है, अनदर गैलेक्सीज है। मतलब आज की डेट में हमारे पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, हमारे पास इसके नेम्स भी है, टाइम टू टाइम हम उसको डिस्कस करेंगे। अब ये क्या है, वोल्केनो। मतलब ये तो हमारे अर्थ के ऊपर होता है। क्या होता है वोल्केनो, मतलब अर्थ के क्रस्ट में से कुछ तो निकलता है एंड जो आग लगाता है, ठीक है, तो उस तरह का वोल्केनो होता है। फिर वोल्केनो आया कहाँ से, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च करने के बाद हमें धीरे 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 कुछ तो इन्फॉर्मेशन मालूम होने लगी, जिससे रिलेटेड हम आज के टॉपिक का डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इस इमेज के ऊपर से क्या कंक्लूड कर सकते हो, क्या लगता है आपको? हाँ, नेबुला है, मतलब वो यूनिवर्स आ गया, ठीक है, यहाँ पे हमारी अर्थ आ गई। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या है, हाँ, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एक्सेलेंट। ये क्या दिख रहा है हमें, एटम्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। इसका मतलब इस इमेज तक हमें ये इंफॉर्मेशन आ गई थी, हमारी अर्थ है या फिर दूसरी कोई गैलेक्सी है या फिर सोलर सिस्टम है या फिर पूरा यूनिवर्स में ये नंबर ऑफ गैलेक्सी को ऑब्जर्व करेंगे तो सब कुछ बनाने वाला जो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो इसी तरह का है, वो कभी चेंज नहीं होगा, जिसको हमने क्या बोला है, एटम बोला है।
क्या बोला है हमने? एटम बोला है। अब एटम मतलब क्या है सबको मालूम है? क्या होता है एटम मतलब? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो रिस्पॉन्सिबल है हर एक मैटर को बनाने के लिए। फिर आगे जाके हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ गए कि अर्थ के ऊपर जैसे वोल्केनो होता है उसके बाद में ऐसा कुछ होता है, क्या ये टाइड से? सुनामी नहीं बेटा, छोटे छोटे टाइड से, सुनामी बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मालूम होगा है ना क्या होता है फुल मून पे, पूर्णिमा, क्या होता है? सी वाटर जो है उसकी लेवल बढ़ती है डिक्रीज होती है, मतलब टाइड्स की जो हाइट है वो क्या होती है? चेंज होती है। फिर ये क्यों होती है, कैसे होती है, इसको रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके अबाउट भी ह्यूमन बीइंग को क्यूरियोसिटी थी। ये क्या है अब? इक्लिप्स। क्या ये? इक्लिप्स। इक्लिप्स में क्या होता है? सन होता है दिन में लेकिन दिखता ही नहीं है, मून आता है तो मून हमें सन को देखने ही नहीं देता है। समझ में आ रहा है? उसी तरह की सिचुएशन यहाँ पे नेचर में ऑब्जर्व हो रही थी, इसके अबाउट भी हमें क्यूरियोसिटी थी। फिर ये धीरे धीरे हमें जो आंसर्स मिल गए जो हमने डिस्कस किया, अभी उसकी साइकिल है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर हम आगे जाके आने वाले हैं। तो बेसिकली ये क्या है? आयरन मैन नहीं, क्या है? रेनबो है। अब ये रेनबो क्यों फॉर्म होता है मालूम है सबको? डिस्पर्शन ऑफ लाइट एज वेल एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक्सलेंट, वेरी गुड। डिस्पर्शन मतलब क्या होता है? लाइट जो है व्हाइट होता है वो 7 कलर में स्प्लिट होता है। समझ में आ रहा है? इसकी वजह से हमें रेनबो ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें जो हमारे सराउंडिंग में नेचर में होती है, इसको हम ऑब्जर्व कर करके उसके बारे में कुछ ना कुछ ओपिनियन बनाते हैं। एंड इस ओपिनियन बनाने वाली जो साइंस है, शास्त्र है, जो मतलब हमारा सब्जेक्ट है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हमारी क्यूरियोसिटी थी, उसको हम अप्लाई करके 1 बाय 1 ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने कल के लेक्चर में बोले थे, कुछ एग्जांपल्स हमने आज देखे। एंड इन सारे जो भी क्वेश्चंस थे इनके आंसर कहाँ पे मिलेंगे? हमें फिजिक्स में मिलेंगे, ठीक आहे। तो फिजिक्समध्ये लय मजा येणार आहे, फक्त घाबरायचं नाही, कळालं ना। क्योंकि मजा घेत घेत आपल्याला एग्जामसाठी पण प्रिपरेशन करायचे, तो वहाँ पे हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू हमारा सब्जेक्ट दैट इज फिजिक्स। कल 2 बातें देखी थी हमने, एक मेजरमेंट एंड दूसरा यूनिट। आज हम फिजिक्स डिस्कस करेंगे और ये फिजिक्स डिस्कस करने के लिए कुछ बातें मैं आपको स्टार्ट में बोलूँगा, वो आप नेक्स्ट 2 ईयर तक भूलेंगे नहीं। मतलब आगे कोई भी टॉपिक हम पढ़ेंगे इसी बातों का रिपीटेशन होने वाला है, ठीक है। तो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने कल देखी थी कि फिजिक्स का मतलब क्या होता है? नेचर होता है। अब ये जो नेचर है इसका मतलब भौतिकी है, मतलब हमारी सराउंडिंग है। तो हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा जो नेचर है, वो सब कुछ किससे बना हुआ होता है? मैटर से। किससे बनता है? मैटर से। एंड हर एक मैटर जो है उसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? एटम होता है। इसका मतलब ये होगा कि हम किसी भी बारे में, किसी भी कंसेप्ट के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जब कभी भी डिस्कस करेंगे तो हमें कंफर्म मालूम होना चाहिए कि उसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एटम है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडीज, बायोलॉजी आपने 9th में पढ़ी होगी। क्या होता है ह्यूमन बॉडी में? जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं ना, क्या करते हैं? रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। कैसे होतं? नेचुरली है कि नहीं? ते काय माहीत नाही, असं आहे का? क्यों लेना है हमें ऑक्सीजन? ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो क्या होगा? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। मतलब हार्ट क्या करता है? एटमॉस्फेरिक गैस को कलेक्ट करता है, उसमें से ऑक्सीजन सेपरेट करके ब्लड के साथ मिक्स कर देता आहे। हे बघा, मला बायोलॉजी काही येत नाही, फक्त आपण फिजिक्सच्या अँगलने ते डिस्कस करतोय। यामध्ये असं होऊ शकतं की बायोलॉजिकल काहीतरी एक्सप्लेनेशन डिफरंट असेल, मग सरांनी काहीतरी वेगळं सांगितलं, असं येऊ देऊ नका। बायो आपला सब्जेक्ट नहीं है, माझं बायो कधीच नव्हतं, ठीक है। जितना फिजिक्स एप्लीकेबल है उतना बायो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ ब्लड को मिक्स करने के बाद ये ब्लड सप्लाई हम देते हैं, किसको देते हैं? जो भी हमारे बॉडी की सेल्स होती है, सेल्स को हम प्रोवाइड करते हैं। फिर ये सेल बनी किससे होती है? अगेन उसका स्ट्रक्चर अगर डिटेल में देखेंगे तो वहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये एटम ही है। तो सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी, वैसे ही एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरी टाइप ऑफ मैटर। मैटर में जो कुछ भी है वो सारा किससे बना है? एटम से बना है। अब एटम मालूम है सबको, क्या होता है एटम में? सबसे पहले एक पॉजिटिवली चार्ज हेवी कोर होती है जिसको हम बोलते हैं एज न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियस। मतलब कि ये न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर 2 टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे, एक होगा प्रोटॉन, दूसरा होगा न्यूट्रॉन। वेरी गुड। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन
इन दोनों को कंबाइनली बोला जाता है एज न्यूक्लियॉन्स। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स। तो ये दोनों न्यूक्लियॉन्स कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। एंड ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ के अलोंग कौन मूव करता है? तो ये जो निगेटिवली चार्ज फिर किसी भी मैटर का आप एटम लेंगे, उसका स्ट्रक्चर सिमिलर है, बस डिफरेंस क्या होगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इनके नंबर वेरी होंगे। जैसे आपको पीरियोडिक टेबल की बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या होता है? एक प्रोटॉन एंड एक न्यूट्रॉन होता ही नहीं उसमें। हाइड्रोजन में क्या होता है? एक प्रोटॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद में आता है हीलियम में क्या होता है? He2 4, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम में क्या होता है? 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से हम आगे जाएंगे तो और आगे के एलिमेंट मालूम है कि भूल गए? थर्ड वन कौन है? लिथियम। वेरी गुड। तो लिथियम में कौन है? 3 प्रोटॉन है, 3 न्यूट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के बाद में बेरिलियम। बेरिलियम में क्या है? 4 न्यूट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। आगे जाएंगे जैसे कि बोरॉन, उसके बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियॉन। ये सारे हो गए गैसेस। समझ में आ रहा है? मतलब जितने भी गैसेस है उनमें कौन प्रेजेंट है? एटम प्रेजेंट है। एटम में मतलब कौन है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये गैसेस छोड़ के हम चले गए सीधा आयन के ऊपर, फेरस, जिसका एटॉमिक नंबर है 26। कितना है? 26। इसका मतलब उसमें प्रोटॉन के नंबर 26, इलेक्ट्रॉन के नंबर 26, न्यूट्रॉन के नंबर वो वैरी करते हैं। उसका मास नंबर 56 है, तो वहां पे न्यूट्रॉन के नंबर 26 नहीं है। कितने हैं? 26 + 4 यानी 30 है। समझ में आ रहा है? मतलब कि किसी भी एलिमेंट का, आपको इतना तो मालूम होगा, जो कुछ भी बनाए एलिमेंट से बनाए, तो किसी भी एलिमेंट का अगर स्ट्रक्चर लेंगे तो उसमें कौन कौन है? एक प्रोटॉन है, दूसरा न्यूट्रॉन है, एंड उसके सराउंडिंग में रिवॉल्व करने वाला ये इलेक्ट्रॉन है। तो हम जब भी फिजिक्स की बात करेंगे, मतलब जब भी नेचर की बात करेंगे, यानी किसकी बात करेंगे? मैटर की बात करेंगे। मतलब किसकी बात करेंगे? एटम की बात करेंगे। मतलब किसकी बात करनी है हमें? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से आपको क्लियरली दिमाग में रखना है कि हमारे सिलेबस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये 3 पार्टिकल छोड़ के हमें और कोई पार्टिकल पढ़ना ही नहीं है। हर बार हम डिस्कशन किसके अबाउट करेंगे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के अबाउट। अब इन तीनों पार्टिकल में ऐसा क्या खास है कि जैसे पूरा फिजिक्स इनसे भरा पड़ा है? क्या होता है? जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन लिया, क्या होता है इलेक्ट्रॉन मतलब? इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? यस, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसके ऊपर चार्ज है। कितना है चार्ज? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? भूल गए? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कितना चार्ज है? 1.6। नहीं मालूम? ठीक है, आगे मालूम हो जाएगा। चार्ज जो है ना, उसकी वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल स्वामी है, स्वामी का सपोज वेट है, कितना है? 40 किलो। इसका मतलब उसका मास जो होगा वो क्या होगा? 40 / 10 मतलब 4 किलो होगा। तो स्वामी जो है तो फक्त 4 किलो सा है। ठीक है, तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। क्लियर है? उस तरह से प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज है। न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तीनों पार्टिकल को अपना अपना मास है। मासेस मालूम है? प्रोटॉन का मास नहीं, 10th में केमिस्ट्री में था ना बेटा? नहीं था? चलो छोड़ दो, हम देख लेंगे आज क्या है। प्रोटॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का मास है एंड न्यूट्रॉन का मास है। मतलब नेचर में जो कुछ भी बनता है उसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल एक तो मास होगा, नहीं तो चार्ज होगा। एक तो मास होगा, नहीं तो चार्ज होगा। तो मास रिलेटेड जितनी सारी बातें हैं वो हमें 11th एनसीईआरटी में करनी है, एंड चार्ज रिलेटेड जो भी बातें आएगी उसको हम 12th एनसीईआरटी में पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो नेचर में जो कुछ भी एलिमेंट होता है उसका जो एटम है वो बनता कैसा है, उससे रिलेटेड हम आज डिस्कशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एटम बनाना है, कैसे बनाएंगे एटम? एटम बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी हमें? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन की। तो देखो यहाँ पे एटम का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बॉक्स में हमारे पास प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। तो अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा के ये कोर में रख दूंगा, थांबो तो नहीं,
इलेक्ट्रॉन को सेंटर में रख दिया, रुकता है क्या? नहीं रुकता है, फिर से पकड़ के रख देंगे, फिर से भाग रहा है, ठीक है, घर पे जाए भेजती उसको। प्रोटॉन को उठा के अगर प्रोटॉन को ऑर्बिट में सेट करेंगे, ये भी ऑर्बिट में नहीं रहता है, कर्मतस नहीं, ठीक है, तो उसको अगर हम सेंटर में रख देंगे तो ये बन गया प्रोटॉन। कहाँ पे गया? अब ये न्यूक्लियस के अंदर गया। तो एक प्रोटॉन अगर हमने रख दिया तो क्या बन गया? हाइड्रोजन बन गया। लेकिन हाइड्रोजन की सिचुएशन कैसी देखो, ये प्लस आयन बन गया, क्योंकि हाइड्रोजन में कौन रखा हमने? सिर्फ प्रोटॉन रखा। प्रोटॉन के पास चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पूरा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो मुझे इलेक्ट्रॉन सेंड करना पड़ेगा, भेज दिया, ये फर्स्ट ऑर्बिट में जाके सेटल हो गया। तो अभी जितना चार्ज प्रोटॉन का होता है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है, एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, मतलब एटम क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। अगर मैं इसके न्यूक्लियस में और एक न्यूट्रॉन ऐड कर दूंगा तो अभी ये क्या हो गया? हाइड्रोजन ही हो गया। लेकिन आइसोटोप, आइसोटोन सुने हैं? आइसोटोप मतलब क्या होता है? जिसमें प्रोटॉन के नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, तो ये हाइड्रोजन का आइसोटोप बनता है H12, जिसमें एक प्रोटॉन एंड एक न्यूट्रॉन आ गया। अगर इसके न्यूक्लियस में मैं और एक प्रोटॉन सेंड करूंगा, क्या हो गया? हीलियम हो गया। समझ में आ रहा है? इस तरह से हम नेचर का कोई भी जो भी एलिमेंट रिक्वायर्ड है उसको बना सकते हैं। बस हमारे पास क्या चाहिए? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. बट हे काही दुकानात विकत भेटत नाही, त्यामुळे आपण एलिमेंट बनवू शकत नाही. कळालं ना? आपल्याला फक्त नेचरमध्ये जे एक्झिस्ट आहे यांच्या अबाउट डिस्कस करावं लागतं. इथं आपण फक्त स्टडीसाठी एक प्रोटोटाइप बनवलं है. ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं सारे प्रोटॉन सेंटर में भेज दूंगा तो क्या बन जाएगा? अब कितने मेरे पास? सिर्फ 10 प्रोटॉन है, तो क्या बन गया? न्यूऑन बन गया. बट ये न्यूऑन अभी न्यूट्रल है क्या? पॉजिटिव बन गया आयन. इसको न्यूट्रल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इलेक्ट्रॉन को सेंटर में छोड़ेंगे. रहता है क्या सेंटर में? नहीं. उसको कहाँ पे रहना है? अपने अपने ऑर्बिट में, कहीं पे भी फेंक दो या अपने अपने पोजीशन पे जाके सेटल हो जाएगा. तो अब ये बन गया न्यूट्रल न्यूऑन एटम. लेकिन फिर भी ये अनस्टेबल रहेगा. क्यों अनस्टेबल रहेगा? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन ही नहीं है, सारे कौन भरे, सॉरी न्यूट्रॉन ही नहीं है, सारे प्रोटॉन भरे पड़े. तो इसको स्टेबल बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसे न्यूट्रॉन सेंड करने पड़ेंगे. ठीक है, अब ये न्यूट्रॉन चले गए, मतलब ये बन गया स्टेबल एटम. क्या बन गया? ये स्टेबल एटम जो न्यूट्रल भी है एंड उसका न्यूक्लियस स्टेबल भी, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे को बैलेंस भी कर रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह से ये एटम हमने बना दिया. अब अगर इस ऑर्बिट को छोड़ के इसको क्लाउड के फॉर्म में अगर देखेंगे तो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसे होता है. हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो है ऑर्बिट बनाते तो है, लेकिन जो मॉडर्न, मैंने कल बोला, एक्सप्लेन किया था स्टैंडर्ड एटॉमिक मॉडल, उसके अकॉर्डिंग ये क्लाउड के फॉर्म में होता है. असे एक एक इलेक्ट्रॉन आपल्याला असे दाखवता येत. ठीक है, तो इस तरह से हम ये एटम जो भी है वो बना सकते हैं. फिर एटम बन गया, उसके बाद में हमें यहाँ पे मॉलिक्यूल बनाना है. अब मॉलिक्यूल में एंड एटम में क्या डिफरेंस होता है? एटम समझ में आ गया सबको कैसे बनता है? एटम में क्या होता है? सिर्फ प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है. अब मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है? दोन एटम एकत्र आले की काय होतं? मॉलिक्यूल फॉर्म होतं. दोनच असे नाही, 2 और मोर देन 2 एटम कंबाइन होके क्या करते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं. तो हम आज मॉलिक्यूल भी बनाएंगे. ठीक है, ये मॉलिक्यूल बनाते हैं. जैसे कि एक आधा एग्जांपल बोल सकते हो मॉलिक्यूल का, H2O है ना, पानी, वाटर. उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1. तो आइडिया क्लियर हो रहा है ना? कुछ भी, किसी का भी एग्जांपल लो, वो किससे बना है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन. मतलब इनको कंबाइनली हम एटम बोलते हैं. तो एटम कंबाइन होकर ये डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये 2 मॉलिक्यूल है एक सेंटर में. अब ये कौन से मालूम नहीं, अदरवाइज आपको अगर बोला जाता है कि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है एंड ये सेंटर में ऑक्सीजन है, तो ये क्या बनेगा? H2O बनेगा. समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं एंड इनमें जो है, ये फिजिक्स में कम पढ़ना है हमें, केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा पढ़ना है. ये जो लाइन दिख रही है इनको बोला जाता है बॉन्ड. एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एटम विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड. फिर ये सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं. ये डिपेंड करेगा कि कितने एटम के साथ इसको मॉलिक्यूल बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए वर्क करना है. ठीक है, तो आगे जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो सारी बातें हमें डिटेल में डिस्कस करनी है. अब आते हैं हमारे एक्चुअल कंसेप्ट के ऊपर. तो आइडिया आ गया. फिजिक्स पढ़ना मतलब क्या पढ़ना है हमें? क्या पढ़ना है? फिजिक्स पढ़ना है मतलब एटम पढ़ना है. एटम पढ़ना है मतलब प्रोटॉन पढ़ना है, न्यूट्रॉन पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन पढ़ना है. क्लियर है? तो कोई भी टॉपिक रहेगा हमारा, जो भी कंसेप्ट आएगी, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इनसे रिलेटेड ही आने वाली है.
याद रहेगा। अब इसके सिमिलर आपको और एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है जिसको हम वर्क एंड एनर्जी के फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे, वर्क एंड एनर्जी के फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे। अब वर्क मतलब क्या है, सुना है सब लोगों ने, क्या होता है वर्क मतलब? काम, वेरी गुड। वर्क म्हणजे काम नहीं, वर्क मतलब क्या होता है, हाँ ट्रान्सलेशन उसका, ओके। वर्क मतलब टास्क, बर अजून टास्क दिला पण आपण केलाच नाही, वर्क झालं का? नाही। वर्क मतलब क्या होता है? वेरी गुड। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, वहां पे फोर्स इन्वॉल्व होगा, तो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको हम बोलते हैं एज ए वर्क। उसके बाद में एनर्जी, एनर्जी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। अब इन दोनों से रिलेटेड हमें थोड़ा सा और डिस्कस करना है, इन दोनों को रिलेट करना है, कनेक्ट करना है। फिर से एक बार, वर्क मतलब क्या होता है? बॉडी को हम डिस्प्लेस करते हैं, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये बनता है वर्क। एनर्जी मतलब क्या है? वर्क करने की कैपेसिटी या फिर एबिलिटी। एंड इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पूरे फिजिक्स का ईच एंड एवरी लॉ सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड करता है, इसको याद करना है आपको कि एवरी वर्क डन इज always stored in the form of energy, in the form of energy। यानी कि देखो आपने 10th में अगर बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, बहुत वर्क किया होगा, तो ये एनर्जी में स्टोर होकर आपको परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा आएगी। एंड आपने अगर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा तो परसेंटेज भी एंजॉय के टर्म्स में आएगी। समझ में आ रहा है? तो वो तो वर्क होता है। एवरी वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क हुआ उसको स्टोर होना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगेन एनर्जी से रिलेटेड और एक इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को पहले से मालूम है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद है क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? neither be created nor be destroyed but it can be only converted from one form to another form। अब ये तीनों चारों वर्ड को हम मिक्स करने वाले हैं। देखो एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, उसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में। तो ये कन्वर्ट करेंगे कैसे? चलो बोलो, एनर्जी है मेरे पास और उसको मुझे कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करूं मैं? वर्क करके। कौन बोला? एक्सेलेंट आंसर, वेरी गुड। हमें अगर एनर्जी को कन्वर्ट करना है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमें सिर्फ वर्क करना पड़ेगा। इसका एक आधा एग्जांपल बोल सकते हो आप, कहां पे होता है ऐसे कि हमारे पास एनर्जी है और जब हम साइकिल चलाते हैं, वेरी गुड, तो क्या होता है? एक्सेलेंट, वेरी गुड। फिर एनर्जी कहां पे कन्वर्ट हो गई? एनर्जी थी, वर्क किया, यहां तक आपका आंसर करेक्ट है। फिर एनर्जी कन्वर्जन हो गई क्या वहां पे? वेरी गुड। जो मसल के फॉर्म में एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एंड मैकेनिकल एनर्जी ने अगेन कन्वर्जन किया काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, इस तरह का और एग्जांपल कौन बोल सकता है? थिंक अपॉन इट। इलेक्ट्रिक मोटर, क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिक मोटर में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। कैसे कन्वर्ट होती है? यस नो? चलो अनदर एग्जांपल, करेक्ट आंसर। कहाँ पे? वेरी गुड। अभी आप क्लास को आने के लिए पहले ग्राउंड पे आ गए, उसके बाद स्टेयर के चढ़ के फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तो कोई क्लास, वो ऊपर आ गए। समझ में आ रहा है ना? बोलते हम थर्ड फ्लोर है लेकिन हमारा फिफ्थ है। पहले अंडरग्राउंड भेजते ना, फिर ग्राउंड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, मतलब हमें 4-5 फ्लोर चढ़ने पड़ते हैं। क्या होता है ऊपर आते टाइम? मजा वाटते का? लय ज्वार आहे तर पाय दुखत आहे ना, लिफ्ट का बरं नाही लावली यांनी असं वाटतं, बरोबर आहे? ऐसे क्यों होता है? ऐसे क्यों होता है? खाली जाताना असंच होतं का? बोलता बोलता गप्पा मारताना कधी पोहोचलो लक्षातच नाही आहे। हमने क्या किया है, ऊपर आते टाइम वर्क किया है। समझ में आ रहा है ना? अब वर्क कैसे किया? 4 टाइम खातो आपण त्यासाठी, बरोबर है? तो हम खाते मतलब क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं मसल एनर्जी के फॉर्म में। एंड जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन करेंगे तो ये वर्क डन अगेन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ, सांगा था
तू सांगत होती पोटेंशियल एनर्जी. कौन सी एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. एंड जब आप यहाँ से नीचे जाएंगे तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपके बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है. मतलब नीचे जाने के लिए दम लागत नहीं, घाम येत नाही, जोर येत नाही, क्योंकि हमारी बॉडी में से कोई एनर्जी वहाँ पे यूटिलाइज ही नहीं होती है. समझ में आ रहा है ना. आणि एखाद्याला पायऱ्याने जायचं लई जोर आलं, टेरेसवरून तो हवेत जरी उभा राहिला तरी पण एनर्जी त्याला ग्राउंडवर घेऊन जाऊ शकते. समझ में आ रहा है ना. तो ये सब क्या चल रहा है? एनर्जी का कन्वर्जन चल रहा है. अनदर एग्जाम्पल. अरे कहाँ पे गई एनर्जी? उसके बाद और एग्जाम्पल बोल सकते हो. वेरी गुड. विंड पावर प्लांट में क्या होता है? विंड आती है, वो रोटेट करती है, रोटेशन के बाद में क्या होता है? विंड एनर्जी कन्वर्ट होती है पहले मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी देन कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. अनदर एग्जाम्पल. भरपूर झाले आता है की नाही. एक मिनिट. केमिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है बोलो? वेरी गुड. थर्मल पावर प्लांट होता है. थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट में पहले कोल होता है. कोल, कोल मतलब कोलसा. कोलसे में क्या होता है? थर्मल एनर्जी नहीं, केमिकल एनर्जी होती है. उसको हम इग्नाइट करते हैं. इग्नाइट करने से क्या होता है? फिर कन्वर्ट होती है किसमें? स्टीम एनर्जी में. वेरी गुड. फिर ये स्टीम हम पास करते हैं कहाँ से? टरबाइन में से. फिर टरबाइन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना. काइनेटिक एनर्जी क्या करती है? फिर मैकेनिकल एनर्जी में. टरबाइन रोटेट हो रहा है, फिर वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा एनर्जी कन्वर्जन शायद गायब हो गया आज. एक मिनट. हाँ, एनर्जी फॉर्म एंड चेंज होने वाली एनर्जी की फॉर्म. क्लियर है? फिर देखो फिजिक्स का इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी. आज जो बातें चल रही है, कल जो बातें हो गई थी, वो आगे हर एक टॉपिक में हमें रिक्वायर्ड होगी. तो इनको भूलना नहीं है. समझ में आ रहा है ना. हमारे पास जो कुछ भी होगा सिलेबस में होगा, सराउंडिंग में होगा, वो किससे बना है? एटम से बना है. एटम मतलब कौन होगा? प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा. ये क्लियर था. अब हमारा जो वर्ल्ड है, हमारा जो नेचर है, ये वर्क कैसे करता है, इसके लिए हम ये वर्क एंड एनर्जी इनका कन्वर्जन पढ़ रहे हैं. मतलब नेचर में कोई भी प्रोसेस होती है वो इसी तरह से होती है. जैसे प्लांट्स होते हैं, झाड़ों, उनके पास क्या होता है? लीव्स होती है. वो क्या करते हैं? रूट्स मिनरल्स वाटर एब्जॉर्ब करके रूट्स को सप्लाई करते हैं. समझ में आ रहा है ना. लेकिन प्लांट्स के लीव्स के ऊपर फूड कब बनता है? जब वहाँ पे सन लाइट आती है. समझ में आ रहा है. अब लाइट मतलब कौन है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है. अब लाइट आने के बाद लीव्स के ऊपर लाइट ने क्या किया? वर्क किया. कौन सा वर्क? फोटोसिंथेसिस, जिसमें लाइट एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में हो गया है ना. केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट्स आपको मालूम होंगे क्या बनते हैं, ग्लूकोज वगैरह कुछ तो बनते हैं ना. फिर वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. तो ईच एंड एवरी साइकिल नेचर की जो भी चलती है इसी कन्वर्जन के अकॉर्डिंग चलती है. पहले एनर्जी होती है, एनर्जी वर्क करती है. वर्क करने के बाद उस एनर्जी का बस फॉर्म चेंज होता है, दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी वहाँ पे बनती है. जैसे यहाँ पे हम कुछ सिस्टम ऑब्जर्व करेंगे. देखो यहाँ पे क्या है? टरबाइन है, पाइप है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ऊपर से पानी गिराते हैं ना. तो उससे क्या होगा? हमें सपोज यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, पानी का, वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना है. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे पाइप को ऑन करेंगे. क्या होगा? देखो, उधर भी देखो, इधर भी देखो. अब एक्चुअल मैकेनिज्म ऐसे वर्क करेगा. सबसे पहले ये पानी यहां तक पहुंचा कैसे? क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है. अब ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आई होगी? हमने रिवर पे डैम बनाया होगा. डैम में फ्लो होने वाले वाटर के पास पहले से काइनेटिक एनर्जी थी, उसको रोक दिया, उसको पोटेंशियल में कन्वर्ट किया होगा. फिर उस पानी को, वाटर को पाइप से यहाँ तक हम लेके आ गए. तो वहाँ पे लेवल में डिफरेंस होगा तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके ये पानी इसके ऊपर आके गिर रहा है. मतलब कौन गिर रहा है एक्चुअल में? इन टर्म्स ऑफ एनर्जी देखेंगे तो एनर्जी आ रही है जो वर्क कर रही है. वर्क क्या है? रोटेशन ऑफ टरबाइन. और टरबाइन रोटेट होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है. अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे या फिर हम उसको दूसरी केस में भी अप्लाई कर सकते हैं. जैसे टेम्परेचर बढ़ाने के लिए साइकिल यहाँ पे कनेक्ट कर दी हमने. अब हम क्या करेंगे? खाना खिला दिया है. मतलब कौन है अभी? ये केमिकल एनर्जी है. ठीक है. अब ये केमिकल एनर्जी का यूज करके साइकिल चलाएगा.
चलाएगा, चलाएगी, चलाएगी, ठीक है। तो ये साइकिल चलाने के बाद क्या होगा, अगेन जो केमिकल एनर्जी है धीरे धीरे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वही मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसमिट होगी टरबाइन को, वही टरबाइन क्या करेगा, उस एनर्जी को धीरे धीरे सेंड करेगा वाटर को, तो वाटर का टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होगा। हम यहाँ पे टरबाइन को ये वाटर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, उसको चेंज करके लाइट भी लगा सकते हैं, बल्ब लगा दिया, ठीक है, लाइट नहीं बल्ब लगा दिया, ठीक है। बल्ब लगाने के बाद क्या होगा, अब ये ब्लो हो रहा है, दिख रहा है क्या, समझून घ्या दिसतंय ते, ठीक है, वो ब्लो हो रहा है, ठीक है। इसको ये एनर्जी संपली, आता ये भूख लगली, ठीक है, फीड में इसको खाना खिला देंगे, फिर से एनर्जी आ गई, अब फिर से वो ब्लो हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद में हम और भारी लाइट लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे समर चल रहा है तो फैन भी लगा सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे इस तरह से जब ये एनर्जी यहाँ तक जाएगी तो ये सब क्या चल रहा है, एनर्जी का कन्वर्जन। कौन सी एनर्जी का कन्वर्जन चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले खाना खाने के बाद क्या मिला, केमिकल एनर्जी, फिर ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, ये कौन सी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल से पहले यहाँ पे कौन सी थी, मैकेनिकल एनर्जी थी, एंड ये मैकेनिकल एनर्जी अब यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है कौन सी, अगेन मैकेनिकल एनर्जी में। मतलब केमिकल टू मैकेनिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू अगेन मैकेनिकल। इस तरह से ये एनर्जी का कन्वर्जन चलता है, एंड इसी के ऊपर हमारा पूरा नेचर एंड नेचर की साइकिल डिपेंड करती है। क्लियर है। तो यही सारी बातें हमें सिलेबस में पढ़नी है। अब आते हैं पॉइंट के ऊपर, ये थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन रोज थोड़ा थोड़ा फीड करेंगे, एंड साइमल्टेनियसली सिलेबस भी चलता रहेगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने सिलेबस का फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था, वो था मेजरमेंट। अब ये मेजरमेंट मतलब क्या था, याद है सबको, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मेजरमेंट मतलब क्या था, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, कंपेयर करने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एज ए मेजरमेंट। लेकिन आगे जाके हमने देखा कि ये मेजरमेंट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, यूनिट। यूनिट को हमने बोला था रेफरेंस स्टैंडर्ड, हमें रिक्वायरमेंट होती है रेफरेंस स्टैंडर्ड की, एंड इसी रेफरेंस स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं एज यूनिट। ठीक है, तो कल हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने एरिस्टोटल देखा, गैलीलियो देखा, फिर न्यूटन देखा, धीरे धीरे आइंस्टाइन के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे। तो ये सारे लोग जो थे, जिनके बुक्स में हम यहाँ पे नेम्स पढ़ेंगे, मतलब जिनके नेम्स हम बुक्स में पढ़ेंगे, इन लोगों ने अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दी थी फॉर ह्यूमन लाइफ। समझ में आ रहा है ना। आप तुम्हाला माहिती आहे का, तुम्हाला शिकवल्या का जातो, एज्युकेशन का दिलं जातं, फीस भेटते म्हणून का, वो एक डिफरेंट पार्ट है ना। बचपन से जैसे नर्सरी, फिर जूनियर केजी, सीनियर केजी, वहाँ से स्कूल्स भी है, बुक्स भी अवेलेबल है, क्लासेस भी है, ये सब कुछ, मतलब पूरी सोसाइटी आपको एजुकेशन क्यों प्रोवाइड करती है, क्या पर्पज है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या फिर ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है वो सिंप्लीफाई बनाने के लिए। समझ में आ रहा है ना। मतलब क्या है कि ये सब बातें आपको अगर नहीं पढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो बात न्यूटन को मालूम हो गई थी एप्पल डोक्यात पडल्यानंतर, है ना, वही बातें आज हमें मालूम हो जाएगी। लेकिन यही बातें हर एक जनरेशन अगर मालूम करती जाएगी तो हम कुछ प्रोग्रेस ही नहीं करेंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया, जो इनको मालूम हो गया था उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, और रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट डिसाइड किया था, और उस फॉर्मेट में सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फिजिकल क्वांटिटी को। किसको इंट्रोड्यूस किया था, फिजिकल क्वांटिटी को। अब फिजिकल मतलब अगेन जो हमारे सराउंडिंग में है, एग्जिस्ट है, ऐसी क्वांटिटी, उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जो हमारे फिजिक में, हमारे सराउंडिंग में, हमारे नेचर में एग्जिस्ट है, उस टाइप के क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम, एज ए फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ रहा है ना। फिजिकल क्वांटिटी क्यों बनाई गई, क्योंकि जो चीजें मुझे मालूम हो गई, ऐसे उनको लगा था, आपल्याला काय माहित नाही, आपण त्यांनी सांगितलेल्याच गोष्टी फक्त शिकत असते। ठीक है, जो न्यूटन थे, गैलीलियो थे, एरिस्टोटल थे, आइंस्टाइन थे, बड़े बड़े लोग थे, इनको जो बातें मालूम हो गई थी, उन्होंने क्या किया, इनको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया अलग अलग कैटेगरी में, और उस अलग कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिर आगे समझ में आ गया कि ये फिजिकल क्वांटिटी हर बार हमें एक दूसरे के साथ कंपेयर करनी पड़ती है। जैसे फॉर एक्झाम्पल मी सांगितलं की हिमांशु ग्राउंडवर जा, पार्किंगमधून एक 2 किलोचा दगड घेऊन ये, एंड उसके बाद पार्थ को बोला कि नीचे जाओ और 2 kg का एक स्टोन लेके आओ। दोघांना एकच टास्क दिलाय मी, बरोबर, बट पार्थ को लग गए 10 मिनट एंड स्वामी लेके आ गया 1 मिनट में। तो दोनों में वर्क जो किया वो सेम था या डिफरेंट था, वर्क सेम था, तो सब कुछ सेम था या कुछ डिफरेंट था दोनों में, एनर्जी डिफरेंट। एनर्जी कहाँ पे डिफरेंट थी, अगर वर्क सेम किया तो एनर्जी सेम थी। देखो एक टास्क आहे, दोनों ने भी सेम टास्क कंप्लीट किया, बरोबर, पण दोघं पण आपले फायदेशीर आहेत का, पार्थला 10 मिनिटं लागली आणि तो फिरून आला कुठून तरी, बरोबर, मग तो काही कामाचं नाही आपल्या, बरोबर। फिर दोनों में डिफरेंस क्या था,
इस तरह से हमें हर बार नेचर में एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के साथ कंपेयर करना पड़ रहा था। जैसे आपके दिमाग में पहले वर्क आ गया, लेकिन वर्क तो सेम किया, फोर्स भी सेम था mg, एंड डिस्प्लेसमेंट भी सेम हुआ ग्राउंड टू थर्ड फ्लोर। अगर वर्क सेम था तो एनर्जी कंजप्शन सेम हुआ, स्पीड तो सेम थी दोनों की। जब स्टोन में हाथ लिया दोनों साथ एक टाइम में आ गए, बट पार्थ घूम रहा था इधर उधर। मतलब स्पीड के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि दोनों की पावर डिफरेंट थी। समझ में आ रहा है ना, क्या डिफरेंट थी? पावर, क्योंकि पावर का मतलब होता है वर्क डन अपॉन टाइम। समझ में आ रहा है ना, पार्थ को लगने वाला टाइम 10 मिनट था, इसलिए पार्थ की पावर कम है, लेकिन हिमांशु को लगने वाला टाइम 1 मिनट था, इसलिए हिमांशु की पावर ज़्यादा है। तो नेचर में सारी बातों के ऊपर ऑब्जर्व करते टाइम इनको समझ में आने लगा कि ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है जिनको एक दूसरे के साथ हमें कंपेयर करना पड़ता है। कंपेयर करना पड़ता है मतलब क्या करना पड़ता है? मेजर करना पड़ता है। तो मेजर करने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होगी? यूनिट की होगी। इसलिए हमारा साइंस फिजिक्स डेवलप होते होते हमारे पास नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आ गई, उन फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स भी आ गए। जैसे आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी मालूम है? कोई भी? सिद्धि, फिजिकल क्वांटिटी मीटर यूनिट है, तो फिजिकल क्वांटिटी कौन है? लेंथ है। समझ में आ रहा है ना, लेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट कौन है? मीटर है। अनदर एग्जांपल, अब पटपट आ जाएंगे। स्पीड, वेरी गुड। स्पीड क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, उसको भी यूनिट है। स्पीड का यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड, जो हम जनरली यूज करते हैं ऐसे सिस्टम में। अनदर एग्जांपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है ना, उसका यूनिट क्या है एक्सेलरेशन का? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद करंट, एक्सेलेंट, करंट भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। करंट का यूनिट एम्पियर। अनदर एग्जांपल, टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट क्या है? केल्विन। डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हम फॉलो केल्विन को करते हैं, ठीक है। फेरानाइट ते फक्त डॉक्टरकडे गेल्यावर ताप किती आला? 100 आला, ठीक है, बाकी हम यूज नहीं करते उसको। अनदर एग्जांपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वर्क। वर्क भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट है जूल, वर्क का जूल। अनदर एग्जांपल, न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का, मास का नहीं। मास का कौन है? किलोग्राम। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से वन बाय वन जैसे जैसे रिक्वायरमेंट थी ये फिजिकल क्वांटिटी बनती गई। हाँ, वेट का न्यूटन है, क्योंकि वेट मतलब फोर्स होता है, बट मास मतलब वेट होता है क्या? सेम या डिफरेंट है दोनों? क्या डिफरेंस है दोनों में? वेट वेरी होता है। वेरी गुड। कैसे वेरी होता है? ऍक्सेलरेशन के व्हेरिएशन से। त्यामुळे ज्यांना वाटतं आपलं वेट जास्त आहे, दुसऱ्या प्लॅनेटवर गेलो की वेट कमी लगेच, ठीक है। इस तरह से वेट जो है वो एक्सेलरेशन पे डिपेंडेंट है। तो इस तरह से डे बाय डे जैसे साइंस में डेवलपमेंट हो रही थी, हम नई नई फिजिकल क्वांटिटी बनाते जा रहे थे। जैसे एरिस्टोटल के टाइम में अगर बात करेंगे तो उसको डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड वेलोसिटी, इनके बारे में इंफॉर्मेशन थी, बट वेलोसिटी चेंज होती है ऐसे कुछ उसने ऑब्जर्व ही नहीं किया था। वो ऑब्जर्व किया था गैलीलियो ने। फिर गैलीलियो ने देखा कि ये वेलोसिटी भी आगे जाके चेंज हो रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए गैलीलियो नई टाइप की फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करता है, दैट इज एक्सेलरेशन। फिर न्यूटन के समझ में आ गया कि ये एक्सेलरेशन को अगर बॉडी के मास के साथ कनेक्ट कर देंगे और एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनती है, दैट इज फोर्स, जो न्यूटन की आइडेंटिटी बन गई। समझ में आ रहा है ना? इस तरह से जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, हमने नया नया फिजिकल क्वांटिटी को बनाना शुरू कर दिया। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, ये फिजिकल क्वांटिटी बनाते टाइम स्टार्ट में इनमें कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं था। जैसा अब ग्लोबलाइजेशन है, पूरा वर्ल्ड एक प्लेटफॉर्म के ऊपर है, कम्युनिकेशन की हमारी स्पीड बढ़ गई है, पहले ऐसे नहीं था। तो क्या होता था, नई फिजिकल क्वांटिटी बनती थी और वो उसका यूनिट बनाते थे एंड वही फॉलो करते थे। तो हिस्ट्री में सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। अब ये गॉस कौन है, इसके बारे में एनसीईआरटी बोलती है कि ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ ऑल टाइम। कौन है? ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ ऑल टाइम, मागं पण पुढं पण सगळ्यात भारी कोण? तर गॉस। इसने बोला कि हर एक कंट्री ने, दुनिया में जितनी सारी कंट्री है, हर एक कंट्री को क्या करना चाहिए, अपनी अपनी यूनिट की एक सिस्टम बनानी चाहिए। समझ में आ रहा है? फिजिकल क्वांटिटी कैसे बनी, यूनिट मतलब क्या था। फिर गॉस का ये सजेशन था कि जैसे फॉर एग्जांपल MH20 दिख गया नंबर प्लेट पे, इसका मतलब क्या है? ये औरंगाबाद है। इसी तरह से गॉस ने बोला था कि अपनी एक यूनिट सिस्टम बनाओ जो आपके कंट्री का आइडेंटिफिकेशन कोड हो, तो उसको फॉलो करके वर्ल्ड में सबसे पहले
ठीक है। 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस थी, कौन सी? FPS, देन MKS, देन CGS। ऐसे क्यों? क्योंकि गॉस ने बोला था कि जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ, मास एंड टाइम, इनके यूनिट के ऊपर से यूनिट सिस्टम आपको बनाना है। तो कुछ लोगों ने क्या किया, लेंथ को फीट में, फुट में मेजर करना शुरू कर दिया, वेट को मतलब मास को पाउंड में मेजर करना शुरू कर दिया, एंड टाइम को सेकंड में मेजर करते थे। तो उनके लिए यूनिट सिस्टम बन गई FPS। जैसे कालच आपण एक्झाम्पल बघितलं, पार्थची हाईट किती आहे? 6 फूट। समझ में आ रहा है? मतलब पार्थ ने लेंथ मेजर की, कौन सी यूनिट सिस्टम में? फीट में। समझ में आ रहा है? ही आपली का फीट? हे सगळं चालू होतं ना बेटा, तेव्हा आपलं काही नव्हतं, कळालं? तेव्हा आपल्यावर इंग्रज राज्य करत होते, त्यामुळे आपण फक्त कामधंदे करत होतो आणि त्यांना टैक्स देत होतो, ठीक है। तो ये FPS जो यूनिट सिस्टम थी, इसको हम ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं, यूके, यूनाइटेड किंगडम, इनकी मतलब ब्रिटिशर्स की सिस्टम ऑफ यूनिट जो थी वो थी FPS। इसलिए देखो ओलंपिक्स मालूम है आपको, गेम्स चलते हैं ओलंपिक के, तो वहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो प्लेयर्स होते हैं उनके वेट केजी में नहीं होते, पाउंड में होते। किस में होते? पाउंड में होते। तो ये पाउंड आया कहाँ से? ओलंपिक स्टार्ट हुआ था अथेन्स, ग्रीक, और वो सब कंट्री यूके की कॉमनवेल्थ थी, मतलब यांचं राज्य चालत होतं। तो जो मतलब जिस कंट्री के ऊपर ये यूके आके गए, राज करके गए, वो सारे लोग इनकी यूनिट सिस्टम फॉलो करते थे, जिसमें लेंथ थी फीट में, वेट था पाउंड में, टाइम था सेकंड में। उसके बाद में आती है MKS। अब ये MKS जो है वो है यूएस की सिस्टम। यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA या फिर US। तो US ने क्या किया था? सबसे पहले आपको मालूम होगा जुलाई के 1776 में, है ना, ब्रिटिशर्स के खिलाफ वॉर किया और लिबरेट हो गए। एंड उसके बाद में दुनिया भर में जितने सारे होशियार लोग थे वो शिफ्ट हो गए, कहाँ पे? US में। तो US को हिस्ट्री में, प्रेजेंट में एंड फ्यूचर में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उसका रीज़न ही वही है कि जो बेस्ट ब्रेन्स थे वो US में जाके सेटल हो गए थे उस टाइम में। समझ में आ रहा है ना? तो इन्होंने क्या किया, ये ब्रिटिशर्स को चैलेंज करने के लिए हर एक सिस्टम इनके अगेंस्ट बनाना शुरू कर दिया। जैसे अभी भी वो चलता है, फेसबुक पे अकाउंट ओपन करेंगे, वहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो 2 इंग्लिश का ऑप्शन आते हैं, एक यूके की इंग्लिश, दूसरी US की इंग्लिश। समझ में आ रहा है ना? इस तरह से हर एक नोमेनक्लेचर, इवन इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन भी, US प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है, UK डिफरेंट होता है। हम गाड़ी के जो होती है उसको नंबर प्लेट बोलते हैं, हम UK को फॉलो करते हैं, US वाले उसको लाइसेंस प्लेट बोलते हैं। हमारे पास 4 व्हील का राइट हैंड ड्राइव होता है, मतलब ड्राइवर राइट साइड में बैठता है। US में पिक्चर बघितला उल्टे फिरतात ते, बरोबर, मतलब वहाँ पे लेफ्ट में बैठता है। मतलब हर एक सिस्टम इन्होंने अपोजिट बनानी शुरू कर दी। किसने? US वालों ने। तो उन्होंने जो यूनिट सिस्टम बनाई थी वो बन गई MKS, जिसमें लेंथ को मेजर किया गया मीटर में, मास को मेजर किया गया किलोग्राम में, एंड टाइम को मेजर किया गया सेकंड में। एंड उसके बाद में छोटी मोटी कंट्री जिनका कुछ नहीं था एग्जिस्टेंस, वो ये भी सिस्टम फॉलो करती थी, CGS मतलब लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, टाइम सेकंड में। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस थी। एक FPS, दूसरी MKS, तीसरी CGS। FPS, MKS, CGS, FPS, MKS, CGS। FPS किसकी? UK, MKS US एंड CGS असं काही नहीं, ठीक है, सगळ्यांचीच, ठीक है, जिनकी ये नहीं उनका सब कुछ CGS, ठीक है। तो ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट ऑल ओवर द वर्ल्ड बनाई गई और वो फॉलो होने लगी। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा, 1939 में एक भयानक बात हो गई। क्या हो गया 1939 में? 2 लोग थे, एक था ऑटो हन एंड दूसरा था स्ट्रासमन। ऑटो हन एंड स्ट्रासमन, इन्होंने क्या किया मालूम है? क्या किया? एटम बॉम्ब सुना है? तो एटम बॉम्ब को इन्होंने डिस्कवर कर लिया। एटम बॉम्ब ऐकलंय ना? काय असतं? हिरोशिमा, नागासाकी, 6th and 9th of August 1945 क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, सब कुछ मालूम है। तो ये एटम बॉम्ब की सक्सेसफुली रिएक्शन इन दोनों ने परफॉर्म की थी, एंड ये दोनों भी कौन थे? जर्मन थे। समझ में आ रहा है? एंड 1939 पे जर्मन पे कौन राज कर रहा था? एडोल्फ हिटलर। कौन था? हिटलर था। तो ये हिटलर को जब समझ में आ गया कि अब हमारे पास एटम बॉम्ब है, तो इसने क्या किया? सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू कर दिया। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ आपको मालूम है ना? भयानक डिस्ट्रक्शन वहाँ पे हो गया, फिर हिटलर अंडरग्राउंड हो गया, फिर जापान उड़ा मार रहा था, फिर US ने क्या किया? जापान को रोकने के लिए उनके ऊपर एटम बॉम्ब एक्सप्लोड कर दिए।
फिर उसके बाद में क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड का इतना डिस्ट्रक्शन हो गया कि सबको मतलब ऐसे लगा कि ऐसी कंडीशन फिर से नहीं आनी चाहिए, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट हो गई। किसकी इस्टेब्लिशमेंट हो गई? युनो युनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। मी हिस्ट्री शिकवत नहीं बाळांनो, हमारा जो फिजिक है हमारे फिजिक्स के साथ रिलेटेड है, सराउंडिंग के साथ, मतलब ह्यूमन बीइंग के जो भी सराउंडिंग में होता है उससे रिलेटेड हमने कैसे डेवलपमेंट की है, इसकी मैं आपको एक लिंक बोल रहा हूँ। तो ये यूनो की इस्टेब्लिशमेंट हो गई। यूनो मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका बेसिक टास्क ये है कि वर्ल्ड में फिर से वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, एंड कुछ भी इश्यूज जो है जिनकी वजह से दो कंट्री एक दूसरे के साथ वॉर करती है उनको शांत करना। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए इन्होंने बहुत सारे मतलब नए नए क्या बोलेंगे हम उसको, नए नए स्कीम को इंट्रोड्यूस किया एंड उनको इम्प्लीमेंट करने का शुरू किया। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो स्कीम वर्क कर रही थी वो थी ग्लोबलाइजेशन वाली। अब ये ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबल वार्मिंग नहीं, हाँ, ग्लोबलाइजेशन, जागतिकीकरण ग्लोबलाइजेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल एप्पल का मोबाइल है ना, तो एप्पल का मोबाइल, एप्पल की जो कंपनी है, डिज़ाइनर है, वो किसकी है? स्टीव जॉब। वो कहाँ का है? यूएस का। सारे मोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है? चाइना में। एंड सबसे ज़्यादा एप्पल के परचेस कौन करता है? इंडिया करता है। समझ में आ रहा है ना? इसको बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। अब इससे होता क्या है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर इतनी डिपेंडेंट हो गई कि वो एक दूसरे के साथ वॉर ही नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना? जैसे आपने सुना होगा 2015-16 में नॉर्थ कोरिया का हुकुमशाह था किंग जोंग युंग। उसने क्या किया था? एटम बॉम्ब एज वेल एज हाइड्रोजन बॉम्ब का टेस्ट किया था। सारे कंट्री ने बोला कि ऐसा करो नको बाबा, चालत नहीं थे। उसने किसी का सुना ही नहीं। फिर उसके ऊपर जो यूनो था उसने रेस्ट्रिक्शन अप्लाई किए। उसके बाद 2019-20 में इस तरह की कंडीशन थी कि फाइनली उसने क्या किया था, अपने कंट्री में जितने सारे लोग हैं उनका ब्लड कलेक्ट करके उसको बेच दिया था। बाकी कोई सोर्स ही नहीं बचा था उसके पास इनकम। समझ में आ गया? तो आत्ता शांत झालं, आता टेस्ट करणं त्यांनी बंद केलं। ठीक है, मतलब इस तरह का ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ देखो, ग्लोबलाइजेशन 1945 ऑनवर्ड शुरू हुआ। उससे पहले हम 3 सिस्टम ऑफ यूनिट बनाते थे। अब ये ग्लोबलाइजेशन में क्या हो गया, सब कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गई। अब मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मेरे हाथ में एक पेन है। अब ये जो पेन है एकदम स्पेशल पेन है। ये बनाने के लिए पूरी दुनिया में इसका मटेरियल सिर्फ यूके में मिलता है। समझ में आ रहा है? और ये पेन हम कौन है? डीलर है। हमें क्या करना है? यूके से परचेस करना है एंड यूएस को बेचना है। समझ में आ रहा है? मतलब हम ट्रेड कर रहे हैं इन बिटवीन। तो प्रॉब्लम क्या होगा देखो, यूएस वाले बोलेंगे कि हमें जो लेंथ चाहिए वो लेंथ चाहिए 0.20 मीटर। ये लेंथ कितनी है? 0.20 मीटर। लेकिन मीटर यूके वालों को मालूम ही नहीं है। तो वो क्या करेंगे? पेन तो बनाएंगे, लेकिन वो पेन बनाएंगे 0.2 फीट का, इतना सा पेन बनाएंगे। अब ये पेन कोई लेगा क्या? अगर ये पेन नाही लिया तो यूएस वाले को पेन नहीं मिलेगा, आपल्याला आपलं प्रॉफिट नाही भेटणार, यूके वाल्यांचं त्यांचं मटेरियल डंप होऊन जाईल। इस तरह से पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड चल रहा था ये यूनिट सिस्टम की वजह से इसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होने लगा। तो इसके ऊपर सबसे पहले ये यूनो ने क्या किया था, 1957 के 15 अक्टूबर में वेट एंड मेजर बोल के एक कमिटी थी उनकी। इस कमिटी को एक टास्क दिया कि अभी आप क्या करेंगे, पूरे वर्ल्ड के लिए एक सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाएंगे। क्या करेंगे? सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाएंगे जो पूरी दुनिया फॉलो करेगी। फिर 1971 के एंड में यही कमिटी अपने कंक्लूजन देती है और बोलती है कि अब पूरा वर्ल्ड जो है एक सिस्टम बनाएगा जिसको बोला जाता है एसआई सिस्टम। ये सुना होगा आपने अभी, ठीक है। बट कैसे आ गई एसआई सिस्टम, क्लियर हो गया? कैसे डेवलपमेंट हो गई एसआई सिस्टम, तब हम कैसे आ गए वो भी समझ में आ गया। अब एसआई का मतलब क्या होता है? एसआई का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, बरोबर है। तो उसका एब्रिविएशन आईएस चाहिए था, हम क्या लेते हैं? एसआई। ऐसे क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये कमेटी जो वर्क कर रही थी वो वर्क कर रही थी पेरिस में। तो फ्रेंच में एक वर्ड है सिस्टम दी इंटरनेशनल, सिस्टम दी इंटरनेशनल, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हमने एब्रिविएशन लिया सिस्टम दी इंटरनेशनल से, इसलिए ऐसा है।
बट उसकी मीनिंग क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्लियर है। तो आज के बाद हमारा जितना भी फिजिक्स हम पढ़ेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जितनी भी मेजरमेंट करेंगे, हर बार हमें एसआई के अकॉर्डिंग जो भी सिस्टम ऑफ यूनिट होगी उसको फॉलो करना है। क्लियर है यहाँ तक। अब एसआई ने क्या किया, ये यूनिट की सिस्टम बनाते टाइम फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड भी एक सिस्टम बना दी और उन्होंने बोला कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। उसमें से एक होगी फंडामेंटल क्वांटिटी एंड दूसरी होगी डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। अब तक का पार्ट क्लियर है? लिखा नहीं तो भी चलेगा, ठीक है। ये प्रिंटेड नोट्स आपको मिलने वाली है और बस इसको याद करना है, ठीक है। स्टार्ट से 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस थी, एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस, बट उनके वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। प्रॉब्लम क्या था हमने डिस्कस किया। उसको सॉल्व करने के लिए यूनो की एक कमिटी थी, कौन सी, वेट अँड मेजर कमिटी। हे नाव तुम्ही लक्षात नाही ठेवले तरी चालेल, हे फक्त फॉर युअर काइंड इन्फॉर्मेशन है कि डेवलपमेंट कैसी हुई है, आया कैसे। तो वेट एंड मेजर कमिटी ने सजेस्ट किया कि हम एक सिस्टम फॉलो करेंगे जो होगी एसआई, पूरे वर्ल्ड के लिए एक ही सिस्टम होगी। एंड उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, एक होगी फंडामेंटल क्वांटिटी एंड दूसरी होगी डिराइव्ड क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? तो ये सिलेबस का हमारे मेजरमेंट का सिस्टम ऑफ यूनिट के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है। सो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज। अभी आगे लिखना है यहाँ से, राइट डाउन फंडामेंटल क्वांटिटीज। राइट डाउन म्हणजे असं नोटबुकवर खाली लिहून घ्यायचं, ठीक आहे। फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल मतलब क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब क्या, एकदम फंडामेंटल है। फंडामेंटल है मतलब क्या है, बेसिक है। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिल्डिंग का बेस बनाते हैं, बेस के ऊपर पूरी बिल्डिंग डिपेंड करती है। उसी तरह से ये फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब हमारे फिजिक्स का क्या होगा, बेस होगा। मतलब फिजिक्स में ईच एंड एवरी जो भी फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, हम यूज करेंगे, वो कहाँ से आएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर से आएगा, ठीक है। पहले इसको डिफाइन करते हैं, राइट डाउन फंडामेंटल क्वांटिटीज। द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज, the physical quantities which do not depends on any other quantity for its measurement, are called as fundamental quantities. हो गया? तो फंडामेंटल क्वांटिटी ये वर्ड सुना कि इससे रिलेटेड हमें ये वर्ड याद आना चाहिए। क्या है कि ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती है, जिनका मेजरमेंट हम इंडिपेंडेंट ले सकते हैं, उनको बोला जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। राइट डाउन, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। टोटल कितनी है फंडामेंटल क्वांटिटीज? 7। अब ये कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज? सबसे पहले आती है लेंथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब पार्क की हाइट मेजर की गई थी, मतलब पार्क की लेंथ मेजर की गई थी, तो पार्क का वेट मालूम होना नेसेसरी था क्या? समझ में आ रहा है? मतलब लेंथ मेजर करने के लिए हमें किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं रहना पड़ेगा। डायरेक्ट टेप लेंगे, बेंच की लेंथ चाहिए, टेप रख दिया सामने, कंपेयर किया, लेंथ की मेजरमेंट हो गई। इसका मतलब लेंथ किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती है, इसलिए लेंथ बनेगी फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लियर है? लेंथ के बाद में नेक्स्ट वन आता है, दैट इज मास। जैसे सिद्धि ने बोला था, मास मतलब बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी जो चेंज नहीं होगी, जितनी है उतनी रहेगी। अर्थ पे मेजर करो, मार्स पे मेजर करो, मून पे मेजर करो, तो मास भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। उसके बाद में टाइम है ना, किती वाजले बघायला किती किलो वाजले बघावं लागतं का,
तो टाइम भी क्या बन गई, फंडामेंटल क्वांटिटी बन गई। लेंथ, मास, टाइम, उसके बाद में टेम्परेचर। डॉक्टर के पास गए, थर्मोमीटर रख दिया, डायरेक्ट टेम्परेचर आता है कि वो मेजर करता है वेट किती आहे, मग कॅल्क्युलेशन करून आपल्याला टेम्परेचर काढावं लागेल, असं काही होतं का? तो टेम्परेचर भी क्या हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फोर्थ वन आ रही है टेम्परेचर। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है ना, शॉक लागला की लगेच कळतं किती मुंग्या आल्या म्हणून, बरोबर, मतलब डायरेक्ट मेजरमेंट हो गई इलेक्ट्रिक करंट। ये 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो हमें फिजिक्स में इनका मैक्सिमम यूज करना है। टोटल 7 है, बट हमें फिजिक्स में रिक्वायरमेंट ये 5 की है। इनको छोड़ के और 2 आती है, जिसमें से पहले आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब क्या होता है, ये केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा पढ़ना है, हमें बस एक टॉपिक में रिक्वायर्ड होगा। जैसे मोल सुना है, मोल सुना होगा, मोल, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल्स में जो हम मेजर करते हैं वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, मतलब मैटर का कितना कंटेंट है, समझ में आ रहा है, उसको बोला जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड उसके बाद और एक आता है जिसका हमें कहीं भी यूज नहीं करना है, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दीज आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन सी है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हो गया, प्रिपेयर भी हो गई 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। चलो, फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब क्या होता है बोलो पहले, व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी? The physical quantities which do not depends upon any other quantity for its measurement. कितनी fundamental quantities? 7. First one, length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance, luminous intensity. Once again, length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance, luminous. परत एकदा, length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance. आता वाचायची गरज नाही है ना, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एंड इनको छोड़ के जो भी बचता है वो कौन रहेगा, डिराइव्ड क्वांटिटीज। इनको छोड़ के क्या बचा, जैसे आपने जो एग्जांपल बोले थे, स्पीड बोला, एक्सेलरेशन बोला, फोर्स बोला, पावर बोला, पोटेंशियल बोला, जो कुछ भी है वो क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब डिराइव्ड मतलब क्या है, जो हम इनके ऊपर से डिराइव करेंगे। डिराइव करेंगे मतलब बनाएंगे। मतलब जैसे मुझे स्पीड चाहिए, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अरे डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब लेंथ है, टाइम मतलब टाइम है, तो हमने लेंथ एंड टाइम दोनों को कंबाइन करके नई क्वांटिटी बना दी, मतलब हमने डिराइव कर दी, तो वो बनती है डिराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर है? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब द फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन, बोला, द फंडामेंटल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर क्वांटिटीज फॉर इट्स मेजरमेंट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी है, 7। कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। परत एकदा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लिख के हो गया। अभी इनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन याद करो, हमें आगे डायमेंशंस पढ़ना है ना, उसमें रिक्वायर्ड होगा। ये लेंथ जो है हम इसको डिनोट करेंगे बाय अल्फाबेट L। लेंथ का नोटेशन क्या होगा, L। उसके बाद में मास है तो उसके लिए हम यूज करेंगे M। उसके बाद में टाइम है, टाइम के लिए यूज करेंगे T। टेम्परेचर के लिए आएगा K। इलेक्ट्रिक करंट के लिए I। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इनकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है हमें, अगर आ गया तो हम इनको डायरेक्ट वर्ड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो लेंथ आ गया मतलब L, मास है तो M, टाइम है तो टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट I। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटी के जो यूनिट्स होंगे उनको हम बोलेंगे कौन से यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स है, मतलब कौन सी यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स।
तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होंगे? लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, डिग्री सेल्सियस है लेकिन एसआई में हम केल्विन फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का कैंडेला, कैंडेला सीडी से डिनोट करते हैं कैंडेला। फिर से लेंथ का यूनिट मास, वेरी गुड मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टन्स, ल्युमिनस इंटेन्सिटी, कॅन्डेला। क्लियर आहे? तर उद्या येताना हे सगळं प्रिपेअर करूनच यायचं, कळालं? तो कल के लेक्चर में ये मीटर जो है एक्चुअल में 1 मीटर किसको बोलते हैं और वो बनाया कैसे था? सबसे पहले 1 किलो हे ठरतं कसं की याला 1 किलो म्हणायचं, कुठून येतं? 1 सेकंद नेमका कसा ठरवायचा? मी घरात घड्याळ बनवली तर ये 1 सेकंड आहे, याचं सर्टिफिकेट मला कौन देणार? वो आता कहाँ से? ये सारी बातें एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ 10 क्वेश्चन 15 मिनट्स डीपीपी इज देयर। नाउ टुमारो मतलब टुडे ऑनवर्ड रेगुलर यही रहेगा 10:30 तक लेक्चर, उसके बाद 10 क्वेश्चन की 50 मिनट्स की डीपीपी, ओके। चलो तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। कल आते टाइम बस फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनके सिंबल एंड यूनिट्स आपको लर्न करके आना है, ठीक है। बसा खाली बेटा, टेस्ट आहे ना? क्लास कितीला आहे? कुठला? 10:30 नाही, 11ला आहे। 10:30 ऑनवर्ड आहे, 11ला आहे, 11ला तुमचं